नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके हम 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अपनी सीरीज का 18वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, जो दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में जेल बंदी रक्षक का पेपर हुआ था। तो इस पेपर से ही दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट लिया गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित रहेंगे। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, खुनका। दोस्तों, खुनका यह भोटिया जनजाति की एक उप जनजाति है जो कि उच्च पर्वतों में निवास नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, भोटिया जनजाति यह उत्तराखंड की एक ऐसी जनजाति है जो महान हिमालय में निवास करती है। ठीक है, और यही दोस्तों ऋतु प्रवास के लिए भी जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, भोटियों की उत्तराखंड में अनेक उप जनजातियां हैं। ठीक है, और ये उप जनजातियां दोस्तों अलग अलग जिलों में निवास करती हैं। जैसे पिथौरागढ़ में दोस्तों सोका, जोहारी, चंदोसी और दारिमिया निवास करती हैं। ठीक है, और दोस्तों जो तोलछा और मालछा है तो यह दोस्तों चमोली जनपद में निवास करती है। और जो जाड़ भोटिया हैं यह दोस्तों उत्तरकाशी में निवास करते हैं। और जाड़ भोटिया यह दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाली एक उपजाति है। ठीक है, क्योंकि तो जो भोटिया जनजाति है तो यह दोस्तों हिंदू धर्म को मानती है, और जो जाड़ भोटिया हैं तो यह दोस्तों आपके बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारा इस प्रश्न का आंसर है खुनका, तो यह दोस्तों अल्मोड़ा में निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी। यही दोस्तों राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। राज्य में दोस्तों कुल वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या है 7। ठीक है, और जो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 2012 में हुई। यह दोस्तों राज्य का सबसे नवीन वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों एक साइड हमें दर्रे दिए हैं और दूसरी साइड दोस्तों संबंधित जिले दिए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा दर्रा सही नहीं है। ठीक है, तो लिपू लेक यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, और यहीं से दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तुंगन या तुंजुन ये दोस्तों चमोली में स्थित है। ठीक है, वाड़ा होती ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, ट्रेल पास यह दोस्तों आपका बागेश्वर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वाड़ा होती ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ठीक है, तो हमें बताना है दोस्तों कि कौन सी भ्रंश रेखा लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा यह आपका लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को जो अलग करती है तो वह दोस्तों हिंजन सच्चर जोन अलग करती है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करती है तो वह दोस्तों मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करती है। तो ये तीनों भ्रंश रेखाएं आप याद रखिएगा जो हिमालय को अलग अलग भागों में बांटती हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न जनपदों में से कोटा दून किसमें अवस्थित है। फ्रेंड्स,
कोटादून हमें बताना है कि किस जनपद में स्थित है, तो कोटादून यह नैनीताल में स्थित है। और दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसी में यह आता है। ठीक है, तो कोटादून पाटलीदून यह दोस्तों आपके जिम कॉर्बेट में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों तराई क्षेत्र में जो स्थित है तो वह आपका उधम सिंह नगर जनपद है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 11 जनपद पर्वतीय जनपद हैं और जो 2 जनपद हैं तो उनमें से एक तराई क्षेत्र में स्थित है और दूसरा दोस्तों जो आपका हरिद्वार है तो वह दोस्तों गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के कितने जनपद पर्वतीय हैं। ठीक है, तो 11 जनपद दोस्तों पर्वतीय हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व था। तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था, तो आप बताइएगा कि 159। ठीक है, अब दोस्तों यह आपका बढ़कर 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जन घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको बताना होगा 382। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स लाखा मंडल यह देहरादून में स्थित है। लाखा मंडल से ही दोस्तों आपका रानी ऐश्वर्या का शिलालेख मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का पौड़ी जिला यह है सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कितने जिलों से, तो यह दोस्तों 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। 5 जिले दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल के हैं और 2 जिले दोस्तों कुमाऊं मंडल के हैं। कुमाऊं मंडल के दोस्तों अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, और बाकी 5 जो हैं तो वह दोस्तों आपके गढ़वाल मंडल के हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पौड़ी गढ़वाल मंडल के किस जिले से सीमा साझा नहीं करता, तो आप बताइएगा उत्तरकाशी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक साइड दोस्तों हमें राजधानियां दी हैं और दूसरी साइड दोस्तों उन राजधानियों को बनाने वाले शासकों के नाम दिए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। फ्रेंड्स श्रीनगर को राजधानी बनाया था अजयपाल ने। चांदपुरगढ़ी, तो चांदपुरगढ़ी यह दोस्तों भानु प्रताप की राजधानी थी। अल्मोड़ा को जो राजधानी बनाया था तो वह दोस्तों कल्याण चंद ने बनाया था। ठीक है, जो वालो कल्याण चंद था तो उसके द्वारा दोस्तों अल्मोड़ा को चंद वंश की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, टिहरी को जो राजधानी बनाया तो वह दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था। दोस्तों सुलेमान सिखों, जिसे अभागा शहजादा के नाम से जाना जाता है, यह दोस्तों दारा सिखों का पुत्र था। जब यह दोस्तों औरंगजेब की डर की वजह से गढ़वाल में भागकर आया तो इसे पकड़ने के लिए जो भेजा था तो वह राम सिंह को भेजा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों सुलेमान सिखों को किसने अपने दरबार में रुकाया था, तो वह था दोस्तों पृथ्वीपति शाह। ठीक है, जो कि महीपति शाह का पुत्र था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वेकेट।
ठीक है। जो विकेट भूमि बंदोबस्त है दोस्तों, उसे ही गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, जो कि 1863 में हुआ था, ठीक है। और यह दोस्तों 10 साला भूमि बंदोबस्त था। यह दोस्तों जर्मन पद्धति के आधार पर हुआ था, जिसमें भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है दोस्तों बाड़ाहाट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है। तो दोस्तों मायापुरी जो बोला गया तो वह हरिद्वार को बोला गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। मायापुरी, माया क्षेत्र, ये सब दोस्तों हरिद्वार के ही नाम हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न परमार शासकों में से किसके पास महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी था। तो दोस्तों परमार वंश का शासक था महीपति शाह और इसका ही सेना नायक था माधो सिंह भंडारी, जिसे दोस्तों गर्भ भंजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गर्भ भंजक किसे कहा जाता है, तो माधो सिंह भंडारी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गर्भ भंजन किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा महीपति शाह को, ठीक है। महीपति शाह को दोस्तों गर्भ भंजन और गर्भ भंजक जो कहा जाता है तो वह दोस्तों माधो सिंह भंडारी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नाककटी रानी शासन कर रही थी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह की माता थी दोस्तों नाककटी रानी, ठीक है, कर्णावती, और ये दोस्तों पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कर्णावती किसकी पत्नी थी, तो यह दोस्तों महीपति शाह की पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी। तो दोस्तों सिख गुरु राम राय को जो देहरादून में जमीन प्रदान की थी तो वह फतेहपति शाह ने दी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। इससे आप खुर्चा के नाम से जान सकते हैं। देखिए खुड़बड़ा, राजपुर और चामासारी ये 3 गांव थे जो गुरु राम राय को दिए थे फतेहपति शाह ने, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुरु राम राय का देहरादून आगमन कब हुआ, तो यह दोस्तों 1676 में हुआ था, ठीक है। और एक दोस्तों आता है यहाँ पर जो गुरुद्वारा बनवाया था इन्होंने, तो वह आपका 1699 में बनवाया था, ठीक है, जिसे हम झंडा दरबार के नाम से जानते हैं। और होली के समय दोस्तों यहाँ पर मेला भी आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था। तो ऊपर हमने दोस्तों ये क्वेश्चन किया था, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुलेमान सिखो। और सुलेमान सिखो किसकी डर की वजह से भाग कर आया, औरंगजेब की डर की वजह से भाग कर आया था। और यह दोस्तों दारा सिखो का पुत्र था। और इस समय दोस्तों जब ये भाग कर आया था तो मुगल सल्तनत में उत्तराधिकारी के युद्ध हो रहे थे, ठीक है, जिस कारण दोस्तों औरंगजेब की डर की वजह से यह भागकर आया था। और इसे शरण जो दी तो वह पृथ्वीपति शाह ने दी थी। अगला प्रश्न है कि मानवोदय काव्य की रचना किस परिवार शासक के शासनकाल में हुई। दोस्तों मानवोदय काव्य की रचना जो की गई तो वह मान शाह के टाइम पीरियड में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इसके कवि हैं दोस्तों भरत कवि, ठीक है। तो भरत कवि की पुस्तक है मानवोदय काव्य, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था। फ्रेंड्स श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक था अजयपाल। और अजयपाल ने दोस्तों श्रीनगर को स्थापित कर गढ़वाल में पवार वंश की राजधानी बनाया था, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो अजयपाल है इसे दोस्तों पवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और यह दोस्तों पवार वंश का 37वां राजा था, जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, जिसलिए इसे गणपति गढ़ों वाला, ठीक है, और बिस्मारक भी बोला जाता है,
ठीक है। 21वां प्रश्न है कि गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा। दोस्तों गढ़वाल में जो गोरखा शासन रहा तो वह 1804 से लेकर 1815 तक रहा था। 1804 में दोस्तों आपका खुड़बड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। और खुड़बड़ा के युद्ध के बाद दोस्तों गोरखों ने गढ़वाल में अपना अधिकार बना लिया था, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों यह कुमाऊं में अपना अधिकार जमा चुके थे 1790 में, ठीक है। अगला प्रश्न है गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र निकला था और उससे पहले दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र निकल चुका था, ठीक है। और ये कब निकला तो यह दोस्तों 1902 में प्रकाशित हुआ था। तो गढ़वाल समाचार पत्र 1902, गढ़वाली समाचार पत्र यह दोस्तों 1905 में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए आप इसे याद कैसे कर सकते हैं जिसे याद नहीं है या फिर जिसे कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पर गढ़वाली लिखा है और गढ़वाली में ई की जो बड़ी ई की मात्रा है तो वह दोस्तों एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसलिए सन भी दोस्तों यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर लिखा है गढ़वाल, तो गढ़वाल एक छोटा वर्ड है गढ़वाली के कंपेयर में, ठीक है। और तो यहाँ की जो सन है तो यह भी दोस्तों छोटी है। तो आप थोड़ा सा भी अगर सेंस लगाएंगे तो आपको यह इजीली याद हो जाएगा, जिसे याद नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक का लेखक है। तो दोस्तों हरी भरी उम्मीद जो कि चिपको आंदोलन पर आधारित है, इसके लेखक हैं शेखर पाठक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। 24वां प्रश्न है कि गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। तो दोस्तों गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था कुशाही कर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र तानपुरा नहीं है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ढोल दमाऊ, रणसिंघा और हुड़का ये तीनों दोस्तों उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। दोस्तों जो कल्चरल वाला चैप्टर है उत्तराखंड में तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कम से कम दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। जब भी दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो तो आप इसे स्पेशली एक बार देखकर जरूर जाया करें, जिससे दोस्तों आपके 3 से 4 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। छोटा चैप्टर है पर दोस्तों इससे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। 26वां प्रश्न है हमारा कि कालसी शिलालेख संबंधित है। कालसी शिलालेख यह दोस्तों अशोक का शिलालेख है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और यह दोस्तों 257 BC में बनवाया था, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और इस शिलालेख से ही दोस्तों अशोक की उत्तरी सीमा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है। उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना से संबंधित है दोस्तों सड़क निर्माण। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों जो 4 धाम परियोजना है तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों गोल्डन कार्ड योजना को शुरू किया था, जो कि निःशुल्क उपचार से संबंधित है, जिसमें दोस्तों आपको फ्री मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो गोल्डन कार्ड योजना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो साक्षरता दर है तो वह 78.82% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में किस जनपद की सर्वाधिक साक्षरता दर है तो आप बताइएगा देहरादून, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है, तो आप बताइएगा उधम सिंह नगर। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुषों की साक्षरता दर किस जनपद में सर्वाधिक है, तो पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों रुद्रप्रयाग में है और सबसे कम दोस्तों हरिद्वार में है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा महिला साक्षरता के बारे में कि महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आप बताइएगा देहरादून, और सबसे कम तो यह दोस्तों उत्तरकाशी की है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों 2013 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए निर्भया योजना शुरू की गई थी, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए होप पोर्टल शुरू किया गया, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये दोस्तों एक बार पेपर में इस प्रकार से पूछा गया था जिसमें हिंदी में लिखा था आशा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब एग्जाम पेपर बनाया जाता है तो इसे दोस्तों इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो होप है दोस्तों इसकी वैसे एक फुल फॉर्म है, पर इसका दोस्तों जो मतलब होता है तो वह आशा होता है, हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार आशा भी देखने को मिला था। ठीक है, तो जब आप पेपर दिया करें तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप दोस्तों इंग्लिश में भी एक बार उसे पढ़ा करें, फिर बाद में दोस्तों हो सकता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया। तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले उत्तराखंड में जो उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया तो वह दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान इसकी शुरुआत दोस्तों 2021 में की गई थी और पहली बार यह जो दिए गए तो 2022 में दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, और जब ये पहली बार दिए गए तो दोस्तों 5 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्न में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ। दोस्तों सितंबर 2023 में बागेश्वर उपचुनाव आयोजित किए गए थे जिसमें पार्वती दास उम्मीदवार विजयी हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों चंदन रामदास जी यह बागेश्वर से विधायक थे जिनका दोस्तों आकस्मिक निधन हो गया था, और जब इनका निधन हुआ तो यह दोस्तों उत्तराखंड की मंत्रिमंडल में शामिल थे और इनके पास दोस्तों परिवहन मंत्रालय था। ठीक है, तो फिर बाद में दोस्तों जब उपचुनाव किए गए तो पार्वती दास यहाँ से विजयी हुई थी जो कि इनकी ही पत्नी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब वर्तमान में दोस्तों जो परिवहन मंत्रालय है, यातायात परिवहन मंत्रालय, तो वह दोस्तों मुख्यमंत्री के पास ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 35वां कि उत्तराखंड के लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है तो वह 5 है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा की तो आप बताइएगा 3। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से कितने व्यक्ति संसद के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 8। ठीक है, 3 राज्यसभा से और 5 दोस्तों लोकसभा से। ठीक है, जो दोस्तों RO मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हरिद्वार लोकसभा सीट से वर्तमान में कौन लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, तो उसका आंसर था दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो जो राज्य में 5 सीटें हैं आपको याद रखनी है। देखिए पहली सीट है नैनीताल से दोस्तों अजय भट्ट निर्वाचित हैं। दूसरी सीट है दोस्तों
अल्मोड़ा सीट जो कि एससी के लिए आरक्षित है, यहाँ से दोस्तों अजय टमटा निर्वाचित हैं। तीसरी सीट है दोस्तों टिहरी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल से दोस्तों राजलक्ष्मी शाह निर्वाचित हैं। ठीक है, चौथी सीट है दोस्तों आपकी पौड़ी गढ़वाल, तो यहाँ से दोस्तों अनिल बलूनी निर्वाचित हैं। और पांचवी सीट है हरिद्वार, और हरिद्वार से दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्वाचित हैं। ठीक है, तो ये पांचों सदस्य आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो दोस्तों राज्यसभा की सीटें हैं तो वह भी आप याद रखिएगा। एक है दोस्तों कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, और दोस्तों तीसरे सदस्य हैं नरेश बंसल। तो ये 3 सदस्य हैं दोस्तों राज्यसभा के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? श्यामला ताल यह दोस्तों चंपावत में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका जो पानी का रंग है तो वह दोस्तों काला रंग है, और यहाँ पर सफेद रंग के कमल खिलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिमी दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? फ्रेंड्स, उत्तराखंड की पश्चिमी प्राकृतिक सीमा जो बनाती है तो वह आपकी टोंस नदी बनाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, सबसे उत्तरी या फिर जो उत्तराखंड की उत्तरी सीमा है तो वह आपकी हिमालय बनाता है। ठीक है, जो आपकी पूर्वी सीमा है तो यह दोस्तों काली नदी बनाती है, और दक्षिण में दोस्तों आपकी उधम सिंह नगर जो है तो ये आपकी दक्षिणी सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड में दोस्तों 5 जनजातियां हैं। इन 5 जनजातियों में गद्दी जो है तो यह दोस्तों शामिल नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। थारू यह दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और थारू लगभग 90% उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की जौनसारी, जो कि जौनसार भाबर क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बोक्शा, भोटिया और राजी, तो ये 5 जनजाति हैं, याद रखेगा। और इन 5 जातियों को जनजाति का जो दर्जा दिया गया तो वह 1967 में दिया गया था। ठीक है, और इन 5 में से दोस्तों 2 जनजाति आदिम जनजाति घोषित की जा चुकी हैं, एक राजी और दूसरी दोस्तों बोक्सा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं, तो आपको बताना है 2। ठीक है, 39वां प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ? फ्रेंड्स, टिहरी बांध का निर्माण जो हुआ था तो वह आपका भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और यह दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा और देश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण दोस्तों भागीरथी नदी पर किया गया, और यह दोस्तों आपकी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 40 प्रश्नों को किया, और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बंदी रक्षक परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि 15 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया था। ठीक है, आज से जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वह दोस्तों आपके सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे। ठीक है, हमने जो पहले 17 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज रहने वाली है पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो दोस्तों कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होगा उसके लिए भी दोस्तों ये सीरीज फुल बेनिफिट देगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको करंट अफेयर्स प्रॉपर रूप से कराया जाता है, जिसमें उत्तराखंड का एक भी करंट अफेयर का प्रश्न नहीं छूटता है, अगर आप हमारी हर एक क्लास को देख लेते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों रिवीजन के लिए मैराथन क्लास भी बनाई गई है। ठीक है, तो आप उस मैराथन क्लास को भी जरूर देखिएगा। पहली क्लास आ चुकी है और दूसरी क्लास दोस्तों जल्द ही आएगी, और इन 2 क्लासों के माध्यम से आपका पिछले 1 साल का उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर कमेंट करके बताना होगा कि श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो श्यामला ताल बताना है कि किस जिले में स्थित है। साथ में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स, जो हमारा नया चैनल था उत्तराखंड उत्कर्ष, ठीक है, अगर आपने वह सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उस पर हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। उस पर दोस्तों ज़्यादा काम नहीं हुआ है, सिर्फ अभी 2 ही क्लासेस डल पाई थी। ठीक है, क्योंकि समय इतना नहीं है। ठीक है, तो जल्दी दोस्तों उस पर भी आपकी सीरीज स्टार्ट की जाएगी और वहाँ पर भी दोस्तों आपको प्रॉपर रूप से जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उत्तराखंड उत्कर्ष। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।